लेवल पर हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। और वहाँ पर हमने ट्रायंगल में जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल आते हैं तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी समझी थी, है ना। वहाँ पर हमने क्या टर्म समझा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ठीक है। अब जब क्लास 10th में जब आप आ गए हो तो आपको कॉन्ग्रुएंसी के बाद इससे कॉन्ग्रुएंसी से आगे बढ़ना है, और जो नेक्स्ट जो आपको टर्म पढ़ना है वो है सिमिलैरिटी, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टर्म, क्या है, सिमिलैरिटी। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो हम पहले से पढ़कर आए हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे कब, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसी हों, इक्वल हों। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ए बी किसके इक्वल होगा, डी ई के। ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल होगा, डी एफ के, ठीक है। अगर इस तरह से होगा, एंड ऑल्सो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, ओके। एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, है ना। तो हम कहेंगे कि इस केस में ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। अब अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो मान लो आपके पास दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए पहले तो आप ये समझ लो सिमिलर फिगर क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये सर्कल है, ठीक है, इसके सिमिलर ये भी एक सर्कल बनाया गया है। तो ये दोनों फिगर कैसे फिगर हैं, सिमिलर फिगर हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया और मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, ये दोनों भी फिगर कैसे फिगर हैं, सिमिलर फिगर। इसी तरह से अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनाया और मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हैं, सिमिलर फिगर हैं। ये दोनों ये जो बने हुए हैं सिमिलर फिगर हैं सबके सब। लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, तो आंसर है कि अगर मान लो ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, सपोज करो ए बी सी, और ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, सपोज करो इसका नाम है डी ई एफ, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल तब कहलाएंगे जब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, डी ई, तो इनका रेशियो, ए बी और डी ई का रेशियो, और इसी तरह से बी सी और ई एफ का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो, और इसी तरह से ए सी और डी एफ का रेशियो, ए सी एंड डी एफ। अगर ये जो रेशियोज हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं, अगर ये आपस में इक्वल होंगे, ये अगर प्रोपोर्शन में होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल हैं ये कैसे हैं, सिमिलर। एंड ऑल्सो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल ई के, एंड सिमिलरली एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उसके लिए जैसे इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखो कि ये जो दो टर्म बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना मस्ट है। अगर सिर्फ करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल हो और एंगल्स इक्वल ना हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना हो, तो वो सिमिलर नहीं होंगे। या इसका उल्टा, अगर एंगल्स तो इक्वल हो करस्पॉन्डिंग,
लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में ना हो तब भी वो ट्राइंगल दोनों सिमिलर नहीं होंगे। दो ट्राइंगल का सिमिलर होने के लिए उसकी ये जो फर्स्ट कंडीशन है और ये जो सेकंड कंडीशन है, इन दोनों को सेटिस्फाइड करना मस्ट है, तभी वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। हालांकि आगे जाकर इस चैप्टर में हम ऐसी थ्योरम्स पढ़ लेते हैं जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये तो होगी ही, या ऐसी थ्योरम पढ़ लेते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये तो होगी ही, है ना। बाद में जाके वो थ्योरम्स में हम प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये दोनों कंडीशन होना मस्ट हैं दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए। ओके, अच्छा, अब जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते हो तो एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम आती है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है इसको शॉर्ट में हम लोग BPT कहते हैं। ठीक है, कौन सी थ्योरम है ये, BPT। BPT जो थ्योरम है ये क्या कहती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास मान लो एक ट्राइंगल है, सपोज करो एग्जांपल के लिए ABC, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है। जैसे मान लो ये जो साइड है, ये कौन सी साइड है, BC, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच दी हमने जो कि AB को D पर और AC को E पर कट कर रही है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE बाई BC के पैरेलल है, अगर ये पहले से गिवन है तो इसमें ये प्रूफ होता है, देन ये प्रूफ हो जाता है क्या कि AD अपॉन में DB इक्वल हुआ करता है किसके, AE अपॉन EC के। ये रिजल्ट प्रूफ होकर आ जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर कोई आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी एक साइड के पैरेलल ये एक साइड खींची गई, एक लाइन खींची गई जो कि AB को D पर और AC को E पर कट करती है, तो यहाँ पर ये जो लाइन जो कि पैरेलल है इसके यहाँ पर ये जो रेशियो बन रहे हैं, ये जो रेशियो बनेंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। अब ये तो है BPT थ्योरम। अब BPT के बाद इसका उल्टा भी आता है, उसका नाम होता है कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। ये क्या होता है कन्वर्स ऑफ BPT? तो आंसर है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और कोई एक लाइन है, मान लो ये कोई एक लाइन है सच दैट ये D और E ये पॉइंट हैं और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो रेशियो है AD अपॉन DB ये मान लो इक्वल है पहले से किसके, AE अपॉन EC के। इफ AD अपॉन DB इक्वल है पहले से किसके, AE अपॉन EC के, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि DE जो है वो पैरेलल रहा होगा किसके, BC के। ठीक है, इसको उल्टा कहते हैं। अब देखो जो क्वांटिटी यहाँ पर इफ में लिखी थी देन ये, अब इसका उल्टा, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग जो रेशियो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है आपस में इक्वल दे रखे हैं तो ये लाइन क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी। क्लियर है बात? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ये कन्वर्स, ये दो थ्योरम हैं जो 6.1 और 6.2 के नाम से हमें मिल जाती हैं NCERT बुक में। इसके प्रूफ बहुत सारी जगहों पर मैंने करके दिखाए हुए हैं पहले। अच्छा, अब जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, उनमें से NCERT में आपको सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 126 पर। वही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर है 1 और पेज नंबर है 126। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है,
ट्रायंगल का नाम गिवन है पहले से ए बी सी, और ये डी एक लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल किसके, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें गिवन भी है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें कि जो डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। और प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए डी अपॉन में क्या, ए बी इक्वल रहा होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ए ई अपॉन में क्या है, ए सी, ए सी, ठीक है, ए सी लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो ध्यान दो, जब आप इसको प्रूफ करोगे तो प्रूफ किस तरह से करोगे। सबसे पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डी पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो अगर डी पैरेलल है बी सी के तो बीपीटी क्या कहता है कि अगर डी पैरेलल है बी सी के तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये जो पार्ट बन गए हैं इनके, ये इनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल रहा होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के। ये बात हमने कैसे कही है, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, इसमें वन ऐड करा रहा हूँ। मुझे लाना क्या है, ए डी अपॉन में ए बी चाहिए, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ए डी अपॉन में डी बी है, यहाँ पहले से चल रहा है, और ए ई अपॉन ई सी ये भी पहले से चल रहा है। इसमें बोथ साइड क्या ऐड करा रहा हूँ, वन, वन ऐड कराया मैंने अपनी तरफ से। क्यों ऐड कराया, क्योंकि अच्छा एक काम और कर लो, क्योंकि हमें ए डी चाहिए, वहाँ पर ए डी हटाना नहीं है। एक काम पहले कर लेना, पहले यहाँ पर ना रेसिप्रोकल करा लो इसका। क्या बन जाएगा बताओ, डी बी अपॉन में ए डी बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा बोलो, ई सी अपॉन ए ई। ऐसा कर लो पहले, पहले ही मतलब रेसिप्रोकल करा लेना, और फिर उसके बाद वन ऐड करा देना। मैंने रेसिप्रोकल पहले क्यों कराया है, क्योंकि मुझे ए डी रखना है। अगर मैं वन ऐड कराऊंगा तो ए डी वहाँ से हट जाएगा, है ना, ए डी रखना है मुझे, इसलिए ऐसा किया मैंने। तो डी बी अपॉन में ए डी, इसके साथ प्लस वन, और ई सी अपॉन में ए ई, और इसके साथ प्लस वन, ये करा दिया। अब देखो यहाँ से एलसीएम जब आप लोगे तो नीचे क्या आएगा एलसीएम में, ए डी, और ऊपर क्या आ जाएगा, डी बी प्लस ए डी, और इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए ई, और प्लस करके क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई। अब जब इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करोगे तो डी बी और ए डी, ये डी बी और ए डी अगर ऐड करा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, ए डी, और इधर ई सी और ए ई, जब ये दोनों ऐड हो रहे हो तो क्या आ जाएगा, ई सी और ए ई ऐड होकर ए सी आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, ए ई। अब इसको उल्टा करके लिख दो तो हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी। इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल बोथ साइड करा दिया, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, डी पैरेलल है बी सी के, अगर ये पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं इनके रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रेसिप्रोकल करा दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल क्यों करा दिया, वो इसलिए करा दिया कि अगर मैं यहाँ पर प्लस वन करता तो ए डी और डी बी मिलकर क्या बन जाता, ए बी, वहाँ से ए डी हट जाता, तो मुझे तो ए डी चाहिए, इसलिए मैंने पहले रेसिप्रोकल करा दिया। रेसिप्रोकल कराने के बाद जब वन ऐड किया और एलसीएम लिया तो ऊपर डी बी और ए डी मिलकर क्या बन गया, डी बी और ए डी मिलकर ए बी, और इधर ए ई और ई सी मिलकर ए सी बन गया, ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका उल्टा चाहिए मुझे, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड, ये आंसर बन गया, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। ये बच्चों आपको मिल जाएगा कहाँ पर, पेज नंबर 127 पर, पेज नंबर 127 पर। क्या है, हमें एक ट्रेपेजियम टाइप कुछ गिवन है, या ट्रेपेजियम ही गिवन है,
ट्रेपीजियम ही गिवन है, ए बी सी डी ऐसा गिवन है, और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बनी हुई है ई एफ, और साथ में ये बताया हुआ है, ये गिवन है, गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, एंड ई एफ एंड पॉइंट्स आर on the non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। अगर EF AB के पैरेलल है तो ऑफ कोर्स DC के भी पैरेलल होगी, हाँ या ना बोलो, यस। अगर EF AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हुए, पैरेलल हुए। तो ये तीनों ही बेसिकली आपस में पैरेलल दिए हुए हैं, और हमें जो शो करके दिखाना है, टू शो, वो क्या है, तो आंसर है AE अपॉन में ED किसके इक्वल, BF अपॉन में क्या, FC। इस तरह से दिखाना है, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बस, वो ये कि यहाँ पर अपनी तरफ से A से लेकर C तक ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ज्वाइन करना है, तो आंसर है जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो ट्रायंगल्स में काम कर रही है। किसके लिए काम करती है, तो यहाँ पर ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, जब आप ज्वाइनिंग कराओगे, कोई सा ज्वाइन करा दो, चाहे डी से बी ज्वाइन कराओ या ए से सी ज्वाइन कराओ, तो यहाँ पर क्या हो, एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा ये। और ये जो ट्रायंगल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट जी पर कट कर रहा है, ये वाली लाइन जब खींची तो वो ई एफ वाली लाइन को कहाँ पर कट कर रही है, जी पर। अब आपके पास देखो, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, दिख रहा है, हाँ या ना। यहाँ पर इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, ज्वाइन कर दो ए टू सी, ठीक है। और जब सॉल्यूशन कराओगे तो सॉल्यूशन किस तरह से करोगे कि हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कौन सा, ए डी सी, और इस ट्रायंगल ए डी सी में ई जी पैरेलल है किसके, डी सी के, हाँ या ना। ई जी पैरेलल है या नहीं है डी सी के, क्यों है पैरेलल, क्योंकि ई एफ पैरेलल है डी सी के, तो ई जी भी पैरेलल रहा होगा डी सी के। और अगर ई जी पैरेलल है डी सी के, तो बाय बी पी टी ए ई अपॉन में ई डी किसके इक्वल रहा होगा, ए जी अपॉन में जी सी, ठीक है। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल रहा होगा किसके, ए जी अपॉन में जी सी। ये समझ आ गया, ये वाली बात आपने कैसे कही, बोलो, बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है कि अगर ये दोनों, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन आपको एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम है सी बी ए, ये दिख रहा है, हाँ या ना, सी बी ए। इस ट्रायंगल में भी आपको कुछ पैरेलल दिखाई देगा। ये जो जी एफ है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, जी एफ पैरेलल टू ए बी, यस। क्यों, क्योंकि ई एफ अगर पैरेलल है ए बी के, तो जी एफ भी पैरेलल रहा होगा ए बी के, ठीक। अब यहां से क्या होगा, अगर जी एफ पैरेलल है ए बी के, तो ए जी अपॉन में जी सी, ए जी अपॉन में जी सी किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, बी एफ अपॉन में एफ सी, बी एफ अपॉन में एफ सी। जब आप बीपीटी लगाते हो ना, तो बीपीटी लगाते वक्त ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी लिखो। आप चाहो तो पहले बी डी अपॉन में ए डी और ई सी अपॉन में ए ई लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी तो आपस में कैसे होते होंगे, इक्वल। तो जब मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख रहा हूँ इसको कि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन दिस लिखूं। पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जी अपॉन जी सी किसके इक्वल, बी एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है। ये वाली बात भी हमने कैसे कही है, बाय बीपीटी, ठीक है। ये दो बन गए टर्म। अब आप देखो, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, ए जी अपॉन जी सी इसके भी इक्वल है और ए जी अपॉन जी सी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से
AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल रहा होगा BF अपॉन FC के। बिल्कुल आसान है, ठीक है। पहले क्या किया हमने, इस वाले ट्राइंगल में BPT लगाई क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो दिस अपॉन दिस के इक्वल होगा। फिर हमने इस वाले ट्राइंगल में BPT लगाई कि ये पैरेलल है इसके, तो दिस अपॉन दिस के इक्वल होगा, ठीक है। या इसका उल्टा लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा वहां पर, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। अब हमने देखा AG अपॉन GC इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हो, ये आसान सा है। इसके बाद अगर आप इसी पेज पर देखते हो तो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाई देता है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है वो क्वेश्चन, उसमें बोला हुआ है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है PQR और इसमें एक लाइन खींची हुई है ST और ये गिवन है, पहले से हमें कुछ क्वांटिटी गिवन है। क्या गिवन है कि PS अपॉन में SQ इक्वल है किसके, PT अपॉन में TR के, एंड ऑल्सो एंगल PST इक्वल है किसके, एंगल PRQ के। आप प्रूफ करके दिखाइए, आपको जो प्रूफ करना है वो क्वांटिटी क्या है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस के लिए मैं ये मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि मुझे PQ इक्वल्स टू PR प्रूफ करना है, मतलब कोई दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है। मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसे मान के चल रहा हूँ कि PQ और PR इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन आसान है। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि PS अपॉन में SQ इक्वल है किसके, PT अपॉन में TR के। अगर बच्चों PS अपॉन में SQ इक्वल है PT अपॉन TR के, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं कि ST पैरेलल रहा होगा किसके, QR के, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं उनके रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो ये वाली लाइन हर हाल में इसके पैरेलल रही होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ST पैरेलल रहा होगा QR के। क्यों रहा होगा, तो आंसर है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये वाला जो एंगल है PST ये पहले से इक्वल बताया हुआ है किसके, PRQ के, किसके बोलो, PRQ के, इसके इक्वल बताया हुआ है, ये पहले से इक्वल है, ध्यान रखना। हमें बोला हुआ है कि PST इक्वल है PRQ के, ये हमें क्वेश्चन में क्या था, गिवन। लेकिन आपने तो कहा कि ST और QR आपस में कैसे हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो PST इक्वल होना चाहिए एंगल PQR के, आया ना, PQR के। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मैं तभी कह पाया हूं जब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए। अब ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है और ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये इसके भी इक्वल है, PST इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से निकल कर आ गया है कि PRQ इक्वल है किसके, एंगल PQR के। अब अगर बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं तो अगर इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो PQ और PR हैं, जो PQ और PR हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। कौन सा वाला रीजन दोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये वाली बात क्लियर है, ये आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल आसान है। तो एक बार फिर से ये वाला, ये पार्ट
अपॉन दिस पार्ट, पी एस अपॉन में एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एस टी पैरेलल रहा होगा क्यू आर के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल इक्वल रहा होगा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, बट ये एंगल तो इसके इक्वल गिवन है, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो भी सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड्स हैं, वो भी आपस में इक्वल रही होंगी। अब क्योंकि ये दो साइड इक्वल प्रूफ हो गई हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आपके पास आएगा टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हमारे पास मान लो दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है सपोज करिए डी ई एफ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में दो चीज़ें हैं जो आपस में इक्वल होनी चाहिए। एक तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, का जो रेशियो है वो आपस में क्या होना चाहिए? बोलो, इक्वल। रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड्स इक्वल नहीं, रेशियो। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, लाइक एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो वो जो दो ट्राइंगल होते हैं, वो दोनों ट्राइंगल हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसे रहे होंगे? सिमिलर रहे होंगे। ठीक है, डी ई एफ और ए बी सी आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना मस्ट है, लेकिन हम कुछ थ्योरम्स ऐसी सीख लेते हैं जिनसे हम ये कह देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज करो किसी ट्राइंगल में सिर्फ ये प्रूफ हो गया कि ए बी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ ये आपस में इक्वल हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपने सिर्फ इक्वल प्रूफ कर दी तो आप कहोगे कि वहां पर जो सिमिलैरिटी प्रूफ है वो कौन सी सिमिलैरिटी है? साइड 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 सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी? साइड 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 सिमिलैरिटी। कब कहोगे? जब आपने ये फर्स्ट वाली कंडीशन को प्रूफ कर दिया। क्लियर है? अगर मान लो आपने फर्स्ट कंडीशन को नहीं, गिवन क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन को प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो फिर वहां से ये प्रूफ हो जाता है ऑटोमेटिकली कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह की थ्योरम से प्रूफ करके कहा है जिसमें ये तीनों एंगल आपने प्रूफ कर दिए हैं, ठीक, तब हम क्या कहेंगे कि हमने कौन सी सिमिलैरिटी यूज की है? एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल कहें या हम सिर्फ दो एंगल भी इक्वल कह दें तो वो एक ही बातें होती हैं, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जब आप निकालोगे तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल ही आता होगा। तो इसे एंगल 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 सिमिलैरिटी या सिर्फ क्या लिखा जा सकता है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन आता है उसमें दो ट्राइंगल हैं, तो उसमें सिर्फ दो एंगल अगर आप इक्वल प्रूफ कर देते हो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या कहे जा सकते हैं? सिमिलर। या तीनों निकाल देते हो तो सिमिलर, या तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूफ कर देते हो तब भी क्या कह दोगे? वो कैसे हैं? सिमिलर। या एक सिमिलैरिटी और है जो आप लोग यूज कर सकते हो, वो ये कि अगर आप एक करस्पॉन्डिंग साइड जैसे ए बी अपॉन में आपने डी ई ले लिया, ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया ए बी अपॉन में डी ई किसके इक्वल? ए सी अपॉन डी एफ। एंड ऑल्सो आपने इन दोनों के बीच का जो एंगल है ए और एंगल डी, ये भी आपस में क्या प्रूफ कर दिए? इक्वल। किसी क्वेश्चन में आपने ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके रेशियो के इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक, और साथ में इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिए। तो आपने जो सिमिलैरिटी यूज की वो कौन सी सिमिलैरिटी है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी।
तब उस केस में वो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बन जाएगी। ठीक है, अगर किसी को इन सब के प्रूफ चाहिए तो जो रेगुलर जो रिवीजन बैच नहीं, एक रेगुलर जो वीडियोज हैं उनमें सब में इसके प्रूफ करके दिखाए हुए हैं कि किस तरह से इनको करते हैं, तो वहाँ से प्रूफ देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो कौन कौन सी सिमिलैरिटी होती हैं, साइड 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 सिमिलैरिटी अगर हमने ये प्रूफ किया है, अगर हमने एंगल प्रूफ किए हैं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, और हमने तो कोई दो साइड और एक एंगल प्रूफ किया है तो वो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सिमिलैरिटी की हेल्प से आप दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे अब नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जांपल्स में। जैसे एग्जांपल के लिए ये पेज नंबर 135 पर आपको एग्जांपल नंबर 4 दिख जाएगा। इसमें इस तरह का एक फिगर गिवन है और इस फिगर में ये पहले से बताया हुआ है कि ये जो PQ लाइन है ये पैरेलल है RS के। ये PQ लाइन और RS लाइन ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो ट्रायंगल POQ ट्रायंगल पैरेलल रहा होगा किसके, SOR। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे प्रूफ कर सकते हो, हमें पता है कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल आए तो हम कोशिश ये करें कि उसमें कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूफ कर लें। सबसे छोटी सिमिलैरिटी यही होती है कि दो एंगल प्रूफ कर दो, है ना। तो हम वही ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो करो दो एंगल को इक्वल प्रूफ। क्या क्या लेकर चलोगे, सबसे पहली चीज तो PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के। अगर ये PQ और RS पैरेलल हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल रहा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके और ये PS एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इस एंगल का नाम है QPO, ऐसा नाम रखता हूं QPO। इक्वल रहा होगा किसके, RSO के, एंगल RSO के। बताइए क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, एक एंगल मिल चुका। दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल आप ये ले सकते हो, ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल POQ, एंगल POQ इक्वल रहा होगा एंगल किसके, ROS के। ये क्यों है इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपने दो एंगल ढूंढ लिए। जब आपके पास दो एंगल आ चुके, ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ये दोनों कैसे रहे होंगे, सिमिलर। ट्रायंगल POQ सिमिलर रहा होगा किसके, ट्रायंगल SOR के। ठीक है, कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, और यहाँ पर भी एंगल का नाम भी उसी के अकॉर्डिंग ही रखना जो आप सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, ये एंगल का क्या नाम रखा, POQ, और इसका क्या नाम रखा, SOR। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि दो एंगल हो गए इक्वल। ठीक है, अच्छा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल बनाकर दिए हैं और उनकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, आपको फाइंड करके बताना है कि ये एंगल कितना रहा होगा। ठीक है, एंगल P फाइंड करके देना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर रेशियो में आ जाएं और या एंगल्स दो इक्वल हो जाएं करस्पॉन्डिंग, तो वो सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो जैसे ये जो AB साइड दिख रही है आपको, हाँ या ना बोलो, AB साइड 3.8 है, और ये जो ये वाली साइड है RQ, है ना। इनका अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या आएगा, देखना 3.8 और ये कितना है 7.6। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/2, यही बनेगा। ठीक, अच्छा आप इस वाली को देखो, कौन सी वाली साइड की बातें कर रहा हूं मैं, इसकी AC। इधर देखो आप AC है और इधर मैं ले लेता हूं क्या, PR। AC कितना है 3√3 और PR कितना है 6√3। इसको भी अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, और
बाकी और तो हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, कोई और एंगल वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? BC दिया हुआ है 6, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ BC 6 गिवन है, ये 6 है। तो अब इसी तरह से इसका देख लो बच्चों, आप किसका देख लो, BC वाले पार्ट का। इसका मैंने ले लिया BC और इसका क्या ले लिया, PQ। ये 6 है और ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो अगर मैं देखूं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं। क्या क्या इक्वल आ रहा है, AB अपॉन में क्या आ रहा है, QR, AC अपॉन में PR और BC अपॉन में PQ। ये आपस में कैसे हैं, इक्वल। अब अगर ये इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या क्या इक्वल रहा होगा, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर रहे होंगे। अगर आप A लोगे, B लोगे और C लोगे, है ना, ऐसे तो लोगे, तो ABC। और तो दूसरा ट्रायंगल सिमिलरिटी में कौन सा लिखोगे बोलो, R और Q, R और कौन सा लिखोगे, Q, और क्या बच गया हमारे पास, P। ऐसे RQP, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेना, ट्रायंगल RQP और ट्रायंगल ABC ये कैसे होंगे, सिमिलर। देखो यहाँ पर मैंने इसको नाम लिखा कैसे है, सुनना ध्यान से। जैसे आपने ABC ट्रायंगल लिखा, पहले वाले का नाम, पहले वाले का नाम तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे ABC, BCA, AB, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो मान लो ABC लिखा किसी बच्चे ने, तो जब वो ABC लिख लेगा तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला पार्ट है, RQ। AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला पार्ट है, RQ। तो इसका मतलब इधर जब स्टार्ट होगा तो नाम किससे स्टार्ट होगा, अगर यहाँ AB से स्टार्ट हुआ है तो इधर वाला RQ से, तो जो लास्ट बच जाएगा वो इसका और जो लास्ट बच जाएगा वो इसका। ठीक है, इस तरह से लोगे। अब इससे क्या फायदा होगा सर, इससे ये फायदा होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल पता चल जाएंगे। क्या क्या, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए हैं, कौन सी सिमिलरिटी से, साइड 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 सिमिलरिटी से। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे P के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा दिख रहा है बोलो, C। एंगल C और एंगल P आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल C हमें निकालना पड़ेगा, एंगल C हमें पता तो है नहीं, एंगल C हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो आंसर है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 80 और 60 कितना, 140, 180 में से 140 माइनस करा दो 40, यानी कि ये एंगल कितना आता होगा, 40 डिग्री। तो अगर एंगल C 40 डिग्री है तो एंगल P भी कितना होता होगा, 40 डिग्री। ऐसा ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि हमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि एंगल C और एंगल Q होने चाहिए करस्पॉन्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रखोगे। तो ये वाली साइड और ये है ना, AB और RQ, तो हर हाल में एंगल A R के इक्वल रहा होगा और एंगल B किसके इक्वल रहा होगा, Q के होना ही चाहिए ना। जब AB और RQ है तो A R के और B Q के इक्वल होना चाहिए। तो बच गया क्या, C, वो किसके इक्वल होगा, P के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से C निकालो, वो P के इक्वल रख दो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन गिवन है। ये आपके सामने कुछ एक फिगर गिवन है और इस फिगर में ये क्वांटिटी इक्वल गिवन है। देखो इसका सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान है। क्या क्या इक्वल गिवन है, AO डॉट OB, AO डॉट OB, AO डॉट OB किसके इक्वल गिवन है, OC डॉट OD। ठीक है, ऐसे गिवन है हम। तो हम एक काम करते हैं, ये जो AO है, AO के नीचे लेकर आ जाते हैं किसको, OC को। ठीक है, और ये जो OD है इसके नीचे ले जाकर लिख देते हैं किसको, OB को। तो देखो ध्यान से, AO अपॉन में क्या आ गया है, OC, और OD और अपॉन में क्या आ गया है, OB आ गया। और ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOD इक्वल होगा एंगल कौन सा, COB के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है और एक उनके बीच का जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि कौन सा ट्रायंगल इक्वल है बोलो,
ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल सी ओ बी के। कौन सी सिमिलैरिटी से? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? ए के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल होगा? सी। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, और डी के करस्पॉन्डिंग में बी, तो एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल रहे होंगे। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, डॉट में दिए हुए हैं, ओ सी इधर लाकर लिख लो, ओ बी इधर ले जाकर लिख लो, तो इससे दिस अपॉन दिस के इक्वल आ गया, और ये करस्पॉन्ड, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है ही, तो साइड्स के रेशियो आ गए और उनके बीच का एंगल आ गया, साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूफ हो गया, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल ए सी के और डी बी के इक्वल रहा होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ रहा हूं, जो कि पेज नंबर 136 पर गिवन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। और उसका कुछ फिगर भी इस तरह से गिवन है। ये लैम्प पोस्ट है और यहाँ पर कहीं पर अभी गर्ल है, और उसकी हाइट भी हमें गिवन है। मुझे अभी पहले इसको ज्वाइन करना है। लैम्प पोस्ट की ये जो शैडो है ये इतनी रही होगी, ठीक है, और ये यहाँ पर सपोज करो अभी गर्ल है, 90 सेंटीमीटर की है गर्ल, ठीक है, और वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। जब उसने बेस से चलना स्टार्ट किया तो स्पीड कितनी थी? 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, ये जो टॉप है ये 3.6 मीटर का है। ये जो लैम्प पोस्ट की हाइट है वो कितनी है? 3.6। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसकी यहाँ पर शैडो कितनी बन रही होगी ये बतानी है। देखो क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन है क्या। ये लैम्प पोस्ट है एक, जो कि कितने मीटर का है? 3.6 मीटर का। एक गर्ल यहाँ से इसके बेस से चलना स्टार्ट करती है, 4 सेकेंड तक चलती रहती है, कितनी स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकेंड से, और फिर वो यहाँ पर पहुँच जाती है इस पोजीशन पर, ठीक है। मान लो लैम्प पोस्ट का नाम रख दिया मैंने ए बी और गर्ल का नाम सी डी। अब गर्ल की पोजीशन ये है सी डी। अब यहाँ से गर्ल की जो शैडो है वो बतानी है कितनी रही होगी। देखो हमें ये पता करना है कि ये जो गर्ल है जब 4 सेकेंड तक 1.2 मीटर पर सेकेंड से चली होगी तो यहाँ पहुँच गई होगी। अब उसकी शैडो ये बतानी है कि ये ई सी जो शैडो है उसकी वो कितनी रही होगी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कितना? x मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है? स्पीड पता है, और क्या पता है? टाइम पता है। तो क्या निकल जाएगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यही होता है। स्पीड कितनी है? 1.2, और टाइम कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस 4.8 मीटर चली है उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये अब हमारे पास बच्चों 2 ट्राइंगल हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं बताइए नाम उनके। एक तो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला ए ई बी, एंड एक और ट्राइंगल है डी ई सी। इन दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान से देखना, एंगल ई दोनों में क्या है? कॉमन। एंगल ई दोनों में क्या है? कॉमन। इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल ई आता है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल ई आता है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सी 90 डिग्री है। तो एंगल बी और एंगल सी ये क्या हैं? ईच 90 डिग्री। इसलिए ये जो ट्राइंगल ए ई बी है
ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEC के। कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रही होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इसका AB और इसका DC, AB अपॉन में क्या, DC, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का क्या, BE, और इस छोटे वाले ट्राइंगल का क्या, AC। अब बड़े वाले ट्राइंगल में AB की वैल्यू कितनी है, 3.6 मीटर, और ये छोटे वाला ट्राइंगल में ये साइड कितनी है, 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिख लो, 100 से डिवाइड करा के तो 0.9 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 0.9। अच्छा, BE कितना है, B से लेकर E तक, बोलो B से लेकर E तक कितना है, 4.8 प्लस x, ये टोटल क्वांटिटी 4.8 प्लस x, ये रहा होगा टोटल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4.8 प्लस x, और EC कितना है, x। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम। x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x, और इधर क्या चल रहा है, 4.8 प्लस x इधर लाकर माइनस करा दोगे तो कितना बचेगा, 3x, और इधर क्या चल रहा है, 4.8, और x से यहाँ पर वो 3 से डिवाइड करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। तो जो गर्ल की जो शैडो रही होगी वो कितने मीटर की रही होगी, 1.6 मीटर की रही होगी। ठीक है, ये एक लैंप पोस्ट है जहाँ से गर्ल ने 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड तक वो चली। अब वो इस पोजीशन पर है, अब बताओ उसकी शैडो कितनी है। ठीक है, ये हमें निकालना था। तो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर लिया, फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको रेशियो में रख दिया और फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, एग्जाम्पल नंबर है 8। क्या करना है इसमें, आपको 2 ट्राइंगल गिवन है और ये दोनों ही ट्राइंगल आपको सिमिलर गिवन हैं पहले से, ABC ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR। ठीक है, ABC और PQR ये कैसे हैं, सिमिलर। अब मैं आपके कन्वीनियंट के लिए क्या कर रहा हूँ, फिगर तो उन्होंने ऐसा बनाकर दिया हुआ है आपको, है ना, लेकिन मैं अपने कन्वीनियंट के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा देता हूँ, है ना, ऐसा घुमा देता हूँ। ऐसा घुमाने से क्या होगा, अब आपको ABC दिख रहा है ना, और इधर PQR आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा। आप तो मैं यहाँ पर A, B और C इस तरह से बना देता हूँ, A और ये क्या है, B और ये क्या है, C। ठीक है, A, B और C ऐसा। अब PQR और ABC ये बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि फिगर ऐसा दिखाई देता है आपको बुक में। अब हमें प्रूफ करना है कि AMC और PNR आपस में सिमिलर होंगे। AMC कहाँ है, M आपको ये दिखता है बीच में यहाँ पर। ठीक है, AMC ये वाला ट्राइंगल और PNR ये ट्राइंगल, दोनों आपस में कैसे दिखाने हैं, सिमिलर। ये बात ध्यान रखेंगे कि CM और NR मीडियन है। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहली बात तो ये बता दोगे कि देखो हमें ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कैसे हैं, सिमिलर। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, कौन कौन सी साइड्स बोलो, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, और ये AB अपॉन PQ, ये आपस में कैसी रही होंगी बोलो, हाँ या ना। एंड ऑल्सो एंगल P और एंगल A ये दोनों भी आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। यस और नो, एंगल A और एंगल P आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल, हाँ या ना। ठीक, अब आप ध्यान से देखना, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्योंकि M मिड पॉइंट है और N मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कहीं पर AB लिखा हो उसे ट्वाइस ऑफ AM लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ AB, और इधर भी क्या कर देता हूं, हाफ ऑफ, हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया तो AB का जो हाफ होगा वो क्या रहा होगा, AM, और हाफ ऑफ
पी क्यू क्या रहा होगा, पी एन। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, इसमें देखो क्या क्या इक्वल आ चुका, ए सी अपॉन में पी आर है और ए एम अपॉन में पी एन वो भी आ चुका, ठीक। और एंगल ए और एंगल पी इन दोनों के बीच का ये भी इक्वल है पहले से, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल कौन कौन सा, ए एम सी सिमिलर रहा होगा ट्राइंगल पी एन आर के। कौन सी सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है ए एम सी पी एन आर के सिमिलर रहा होगा। क्यों रहा होगा बोलो, क्योंकि ए सी अपॉन पी आर और ए एम अपॉन पी एन ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। प्रूफ किया कैसे था, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर था तो इसकी ये वाली साइड और इस वाली कंप्लीट साइड का रेशियो आपस में इक्वल चल रहा था, तो बस मैंने इसको हाफ किया तो इससे ए एम और पी एन रह गए। अब यहाँ पर दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो में आ गई और उनके बीच का एंगल पहले से इक्वल था, ये गिवन था क्योंकि सिमिलर थे वो दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रही होंगी, जैसे कि सी एम और इसका क्या, आर एन, ठीक है, इक्वल रहा होगा किसके, इसका क्या लिखूं मैं, अच्छा ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल चाहिए ना, हाँ तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखो सी एम है और इसका क्या है, आर एन, और इसका ए सी अपॉन में क्या बोलो,